स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर नंबर 3। आपको मैं संपूर्ण पेपर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, कम समय में ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग ध्यान से जुड़ जाइएगा। पहले हम शुरुआत करेंगे। कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना है? तो यहाँ लिखा रहा है मानसिक में इक है, नैतिक में इक है, दैविक में इक है, लेकिन कठिन में कोई इक नहीं है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद यदि हम देखें तो यहाँ हो जाएगा उत्थन लेख। कवि का स्वप्न कैसा था? तो प्रेम से परिपूर्ण था। कवि का स्वप्न कैसा था? प्रेम से परिपूर्ण। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया था? तो कवि ने बादल का जो मानवीकरण किया था वो बच्चे के रूप में किया था। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न देखेंगे। कवि ने बांस और बबुल किसे कहा है? तो कवि ने बांस और जो बबुल कहा है वो स्वयं को कहा है। कवि ने बांस और बबुल किसे कहा है? स्वयं को। तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो तार सप्तक का यदि अर्थ देखें तो सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा था? असंस्कृति को। इसके बाद आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र का नहीं है? तो आपको पता है ये भी है, ये भी है, ये भी है। यह आ जाएगा धूप के दान, है ना। 8वें धूप के दान। यशपाल को जेल क्यों हुई? तो यशपाल को जो जेल है वो क्यों हुई? तो यहाँ सी वाला आ जाएगा, क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। किससे? क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। निम्न में से कौन सा कवि कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? तो यहाँ आ जाएगा तर्क का तूफान नहीं है। गंतोक का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 11, गंतोक का अर्थ क्या है? तो यह आता है पहाड़ है। मैं क्यों लिखता हूँ? हाँ, यहाँ तक देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ? अगला देखेंगे, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ की विधा क्या है? मतलब इस पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध विधा। मैं क्यों लिखता हूँ इस पाठ की विधा यदि देखें तो निबंध विधा है। फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि किस संज्ञा के उदाहरण है? तो आपको ऐसे पता लग रहा होगा क्योंकि ये सब जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके बाद है जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब निश्चित निश्चयवाचक। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? यूं ही पता लग रहा है बोलने से। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत या फिर कृत प्रत्यय। कृदंत या कृत प्रत्यय। व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग होने पर कौन सी संधि होती है? तो ये भी सीधा है, वहां व्यंजन संधि होती है। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें भी कृदंत प्रत्यय ही कहते हैं या फिर कृत प्रत्यय कहते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है, चले आगे। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपको पहले गद्यांश पढ़ना है। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण लीजिए। बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी, चाहे वे गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो,
चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से कहाँ निकल गई थी, बाहर निकल गई थी। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक पहले फेल पूछा जा रहा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आधुनिक नारी शीर्षक की यदि बात करें तो आधुनिक नारी या फिर शिक्षित नारी की बात है। आधुनिक नारी या शिक्षित नारी की बात यहाँ आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में निकल पड़ी थी। तो आपको सामान्य रूप से याद होना चाहिए, किसके कहने पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर, ठीक है। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर महिलाएं आजादी की लड़ाई में भाग लेने चली गई थी। किसके कहने पर? गांधी जी के। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर तीसरा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, आजादी की लड़ाई में कौन कौन शामिल हुई। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। सबसे पहले नाम आया भीकाजी कामा, भीकाजी कामा। दूसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तीसरा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है। उसके बाद चौथा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल आदि, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आदि, ठीक है। तो ये आदि है, मतलब ये सारी महिलाएं। चले, भारतीय वर्तमान नारी में समाहित गुणों को बताइए। वर्तमान जो नारी है, वर्तमान काल की जो नारी है, उसमें कौन कौन से गुण हैं, उनको आपको बताना है। जैसे यदि बात करें तो क्षमता का गुण है और साहस का गुण है। और गुणों की बात करें, शक्ति आदि गुण है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में किस वर्ग की नारियों ने साथ दिया था। कौन से वर्ग की नारियों ने। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सभी वर्ग, क्योंकि एक वर्ग की नहीं थी, सभी वर्ग की नारियां थी, सभी वर्ग की क्या थी, नारियां थी। गुलामी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। गुलामी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। तो आप जानते हैं गुलामी का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा आजादी। क्या होगा? आजादी, ठीक है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आजादी। इस प्रकार मैंने आपको पूरा गद्यांश, पठित गद्यांश समझाने का प्रयास किया। अब हम पद्यांश देखेंगे। सुनिएगा कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन ये चीज कोई नहीं पूछ रहा है, आपको तो केवल उत्तर देने हैं। तो अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। आपने इसको तो पढ़ ही लिया है। अब आप लोगों को यहाँ से शुरुआत करनी है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अगर हम पद्यांश का उचित शीर्षक देखें तो यहाँ आएगा प्यारा भारतवर्ष। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा पहले का, प्यारा भारतवर्ष, प्यारा भारतवर्ष, क्योंकि भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है। दूसरा देखेंगे, कवि ने भारत देश की क्या विशेषताएं बताई है। तो सुंदर करुणाशील है, भारत देश सुंदर करुणाशील है, ठीक है। तथा यहाँ अतिथियों को, तथा यहाँ
अतिथियों को देवता माना जाता है। अतिथियों को देवता माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हेम कुंभ ले उषा सवेरे पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय क्या है? तो यहाँ आशय हो जाएगा, सोने के गड़े रूपी सूर्य का प्रातः काल में उदय होता है। तो भारत देश में सोने के गड़े रूपी सूर्य का प्रातः काल उदय होता है। ठीक है, प्रातः काल क्या होता है? उदय। तो तीनों आपको मैंने यहाँ तीनों प्रश्न में आपको समझा दिया। अब चौथा प्रश्न समझाऊंगा। चौथा प्रश्न है, बरसाती आंखों के बादल पंक्ति में भारत की किस विशेषता को बताया गया है? बरसाती आंखों के बादल पंक्ति में भारत की किस विशेषता को बताया गया है? तो भारत देश के जो व्यक्ति होते हैं, इसमें है भाई साहब, भारत देश के जो व्यक्ति होते हैं वह दूसरे के दुख को देखकर संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत देश के जो व्यक्ति होते हैं वे दूसरे के दुख को देखकर संवेदनशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संवेदनशील। प्रश्न नंबर 5, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा पंक्ति का क्या आशय है? लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का ये आशय है कि संपूर्ण विश्व के व्यक्ति, यहाँ आशय है कि संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों को भारत देश में सहारा मिल जाता है। संपूर्ण देश के व्यक्तियों को भारत देश में सहारा मिल जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारत में कैसी हवाएं चलती है? बहुत शानदार प्रश्न है। भारत में कैसी हवाएं चलती है? तो यहाँ चलेगी शीतल हवाएं। मैं इसको डबल लिख दूंगा। प्रश्न नंबर 6, तो भारत में मलयाचल पर्वत से शीतल हवाएं चलती है। कैसी हवाएं चलती है? शीतल, जो मन को शांत कर देती है, शांति प्रदान कर देती है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। बाल गोविंद भगत, प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? तो बाल गोविंद भगत जो है, कमजोर, ध्यान से सुनना, कमजोर, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को स्नेह का पात्र मानते थे क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों को देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए। ठीक है, तो यह मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब छठा देखना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति के स्वभाव और विचारों में परिवर्तन आ जाता है। एक कहानी
ये भी है, पाठ के आधार पर आपको समझाना है। तो सुनिएगा, प्रश्न नंबर 6 का यदि हम देखें तो आर्थिक स्थिति खराब होने से, आर्थिक स्थिति खराब होने से, आर्थिक स्थिति खराब होने से व्यक्ति की व्यक्ति की व्यक्ति की प्रसन्नता, आर्थिक स्थिति खराब होने से व्यक्ति की प्रसन्नता, व्यक्ति की प्रसन्नता, उदारता, उदारता और सदाशयता, सदाशयता नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वह संकुचित, वह संकुचित, कंजूस और शकी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आपको इसी प्रकार आंसर देना है। प्रश्न नंबर 7 है कि कवि की आंख किससे नहीं हट रही है और क्यों? तो यह उत्तर हो जाएगा कवि की आंख, कवि की आंख फाल्गुन, आपको तो आंसर देना है, फाल्गुन माह की, कवि की आंख फाल्गुन माह की सौंदर्यमयी, फाल्गुन माह की सौंदर्यमयी शोभा, सौंदर्यमयी शोभा से, शोभा से नहीं हट रही है, नहीं हट रही है। ठीक है, सौंदर्यमयी शोभा से नहीं हट रही है। तो कवि की आंख किससे नहीं हट रही है और क्यों? तो कवि की आंख, कवि की आंख, यहां आ जाएगा कवि की आंख फाल्गुन माह की सौंदर्यमयी शोभा से नहीं हट रही है। कवि की आंख फाल्गुन माह की सौंदर्यमयी शोभा से नहीं हट रही है। ठीक है, चले आगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया गया, क्यों बताया है? क्योंकि वे, अब सुनना, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया गया है, क्यों बताया है? तो सुनना, वे प्रेम के बंधन से, ध्यान से सुनना, वे, यहां से लिख देता हूं मैं, तो वे प्रेम के बंधन से, वे प्रेम के बंधन से सर्वथा उसी प्रकार, वे प्रेम के बंधन से सर्वथा उसी प्रकार, सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे, सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार, उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी, कमल का पत्ता जल में रहने पर भी, रहने पर भी, जल में रहने पर भी जल से प्रभावित नहीं होता, जल से प्रभावित नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वह उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए। प्रश्न नंबर 9। माता का आंचल, माता का अंचल पाठ में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। एक बच्चे के लालन पालन में माता पिता दोनों का बराबर योगदान होता है। तो इसमें बताया गया है कि एक बच्चे के, इसमें बताया गया है कि एक बच्चे के लालन पालन में, लालन पालन में माता पिता, माता पिता दोनों का योगदान, माता पिता दोनों का योगदान बराबर होता है,
दोनों का योगदान बराबर होता है। एक बच्चे के लालन पालन में माता पिता दोनों का योगदान बराबर होता है। भले ही बच्चे दिन भर पिता के साथ रहें, ठीक है, भले ही बच्चे दिन भर पिता के साथ रहें, परंतु जब कोई संकट की घड़ी आती है तब वह भागकर अपनी माँ के पास जाते हैं। उसे माँ के आंचल में ही शांति मिलती है। तो बच्चों को माँ के अंचल में ही, ठीक है, तो बच्चों को माँ के आंचल में ही शांति मिलती है। और आप भी जानते हैं बच्चे माँ से ज्यादा ही प्रेम करते हैं। शांति मिलती है क्योंकि माता बच्चों को सदैव अच्छा रखती है। वैसे पिता भी अच्छा रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि बच्चे अधिक माँ से ही प्रेम करते हैं क्योंकि माता मार से बचा लेती है, और बहुत सारे कारण हैं। चलो आगे। प्रश्न नंबर 10। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक ने, यहां आपको लिखना है, लेखक ने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए लेखक ने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक पत्थर पर मानवाकार छाया देखी और अनुभव किया कि उसने अनुभव किया कि यह परमाणु बम की किरणों से झुलसा मानव था। यह परमाणु बम की किरणों से झुलसा मानव था, ठीक है, मानव था। तो लेखक के हृदय में भावनात्मक आकुलता का दबाव बना। उसे संवेदनात्मक प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। अब देखेंगे, तूल देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो यदि अर्थ बताएं तो तूल देने का अर्थ होता है व्यर्थ में अधिक महत्व देना। इसका अर्थ हो जाएगा व्यर्थ में अधिक महत्व देना। जैसे हम बेकार में ही किसी को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है वाक्य प्रयोग। तो आजकल अखबार वाले हर छोटी मोटी घटना को व्यर्थ में ही तूल देते हैं, मतलब बढ़ावा दे देते हैं। अब प्रश्न नंबर 12, ये भी आपको 4 नंबर दिलाएगा, तो इसको थोड़ा ढंग से समझना है। क्या कह रहा है ये? काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी, फिर देखिएगा आगे, वे जब भी अब देखो, वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा लेते हैं। अब यहाँ आप लोगों को चाहे तो वो कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले वाला समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काशी की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा किसे कहा गया है? तो भाई साहब, उत्सवों पर संगीत का आयोजन। उत्सवों पर संगीत का आयोजन, संगीत का आयोजन, ठीक है। उत्सवों पर किसका आयोजन किया जाता है? संगीत का आयोजन किया जाता है। उत्सवों पर संगीत का क्या किया जाता है? आयोजन किया
जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, काशी में हनुमान जयंती पर क्या होता है? मतलब काशी में हनुमान जयंती पर क्या होता है? तो 5 दिनों तक, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन वादन की, शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है, उत्कृष्ट सभा होती है। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा कैसे प्रतीत होती है? तो सुनिएगा। विश्वनाथ, सुनिएगा, तो जब भी वे काशी से बाहर जाते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में, ठीक है, क्या होता है कि विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में, बालाजी मंदिर की दिशा में, बालाजी मंदिर की दिशा में दिशा में मुंह करके, मुंह करके, मुंह करके शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। मुंह करके उनके द्वारा शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है, प्याला घुमा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। आजकल के लोग तो धर्म के नाम पर कई राजनीतियां कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में यदि हम पढ़ें तो हमें वास्तविकता का पता लगता है कि वास्तविकता क्या थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, बिस्मिल्लाह खां की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की क्या विशेषताएं हैं? तो आपको विशेषता बतानी है। तो अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित बिस्मिल्लाह खां में काशी विश्वनाथ एवं बालाजी के प्रति अजीब श्रद्धा है। ठीक है, तो अपने मजहब के प्रति, अपने मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां में, समर्पित बिस्मिल्लाह खां में, बिस्मिल्लाह खां में, बिस्मिल्लाह खां में काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ व बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा है। वह बालाजी के प्रति, बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा है। अपार क्या है? श्रद्धा है। ठीक है, तो धन्यवाद। मैंने आपको चारों समझा दिया है। यदि आपको ये वाला नहीं करना है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आप भी जानते हैं कि ये तो आप लोगों को आपके हिसाब से ही करने पड़ेंगे, लेकिन अंतर केवल इतना सा है, समझकर करने हैं, जल्दबाजी में नहीं करने हैं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर कौन सा है? 13वां वाला। देखो प्रश्न नंबर 13 देखना कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ भाई साहब परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है। परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं। तो उस समय का वृतांत है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाही, कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहो रिसको की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। बदे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे।
कोटि कुलसी कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, पद्यांश में वर्णित वार्तालाप क्या है और ये किनके बीच चल रहा है? वार्तालाप क्या है और किनके बीच चल रहा है? कितना सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो है कि वार्तालाप क्या है, तो वार्तालाप परशुराम और लक्ष्मण के बीच चल रहा है। किनके बीच? परशुराम व लक्ष्मण के बीच चल रहा है। वार्तालाप परशुराम व लक्ष्मण के बीच चल रहा है, ठीक है। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अपना कुठार दिखाकर मुझे भयभीत न करें, क्योंकि मैं आपसे डरता नहीं हूं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, इहा कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही। पंक्ति का आशय क्या है? आशय ये कि हम भी कोई कुमड़ बतिया, मतलब या छुई मुई के फूल नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं है। छुई मुई तो आप जानते हैं, जिसे छूते ही सिमुड़ जाती है। तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं है। छुई मुई के फूल नहीं है। जो छुई मुई के फूल नहीं है, जो तर्जनी देखकर, मतलब उंगली देखकर कुमला जाएंगे। मतलब आप हमें भयभीत करने का प्रयास न करें, हम आपसे भयभीत नहीं होंगे। चले आगे। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण से युद्ध करना क्यों उचित नहीं है? मतलब लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण से युद्ध करना क्यों उचित नहीं है? तो सुनिएगा। प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मण से युद्ध करना क्यों उचित नहीं है? ध्यान से सुनना। तो ब्राह्मण से युद्ध करना घाटे का सौदा है। ब्राह्मण से युद्ध करना घाटे का सौदा है। इनका वध करने से पाप लगता है। ब्राह्मण का वध करने से पाप लगता है। ठीक है, तो ब्राह्मण का वध करने से क्या लगता है? पाप लगता है। धन्यवाद। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा में निहित भाव को स्पष्ट करना है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, इसमें जो निहित भाव है उसे आपको प्रकट करना है। तो लक्ष्मण परशुराम की वाणी को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हुए उनका अस्त्र शस्त्र धारण करना भी व्यर्थ बताते हैं। तो लक्ष्मण परशुराम का अस्त्र शस्त्र धारण करना भी क्या बताते हैं? व्यर्थ बताते हैं। ठीक है, व्यर्थ बताते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपको जो है इस अवस्था में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ये अवस्था आपकी अस्त्र शस्त्र धारण करने की नहीं है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 14। ध्यान से सुनिएगा कि लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। यदि आपको ये आए तो ये कर देना, नहीं तो अथवा वाला आप कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक करना है। अगर ये बात करें तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं, क्योंकि हम लोग इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं, क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे में मिला देते हैं या फिर एक दूसरे में मिला देते हैं या फिर एक दूसरे में मिला देते हैं। ठीक है, उन बातों को एक दूसरे में मिला देते हैं। तो आप लोग ये वाला बहुत अच्छा बेस्ट है, ये कर सकते हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। सॉरी, कभी कभी क्या है, देखो मेरे पास इतनी डिजिटल सुविधाएं तो नहीं है, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ जो आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर प्रश्न है, फसल कविता में निहित मूल भाव बता दो या उत्साह कविता में केंद्रीय भाव। एक ही बात है, 3 नंबर का प्रश्न है। अब आपको दोनों में से जो आता है आप वो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, तो आप पहले वाला समझा देते हैं। मैं तो मेरी तरफ से पहले वाला समझा देता हूं। फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। ठीक है, तो यहां बता दूंगा मैं, फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसानों की या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं किसानों के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं किसानों के किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है और कवि बताता है कि फसल किसी एक व्यक्ति की मेहनत का फल नहीं अपितु सभी के सहयोग का फल है, सभी के सहयोग का फल है, सभी के सहयोग का फल है। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है और कोई बड़ा काम नहीं है जो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। आप दोनों में से परिचय किसी एक का लिख सकते हैं और मैंने आपको अच्छे से जो है सिखा रखे हैं, इनमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप निराला का लें तो परिचय लिखते समय, जैसे मान लो निराला का जन्म, मैं आपको एक लाइन लिख के बता देता हूं। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ। ठीक है, उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। तो इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। मेरा कहने का मतलब है
आपको परिचय, कहने का मतलब है आपको परिचय लाइनों में लिखना है। किस में लिखना है? लाइनों में। और आप परिचय लाइनों में लिखेंगे तभी जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एक चीज की बाउंड्री रखनी है, 80 से 100 शब्द तक आपको आंसर देना है। कहीं ऐसा ना हो आप भूल जाए, मन में आए जो ही लिखने लग जाए। चले आगे। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, पर मैं समझा देता हूं। लोग लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस रूप से हो रहा है? दोनों में से आप एक कर सकते हैं। वैसे तीसरा सही है। लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो लेखिका ने जब उस चक्र के बारे में पूछा तब उसे पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को जो है 80 से 100 शब्द में आंसर देना है। 80 से 100 शब्द में क्या देना है? आंसर। मतलब 8 से 10 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आप लोगों को 4 निबंध मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगे कोई एक निबंध पर आप लिखिएगा। और लिखना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक पर आपको कम से कम 7 लाइनें लिखनी है। लगभग आपको 35 लाइन लिखनी है। देखो समय तो आपको बचाना होगा। 300 शब्दों से मतलब है लगभग 35 लाइन आपको लिखनी है, ताकि शब्द सीमा कम न पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपका निबंध ही अधूरा हो और आप फोकट की बातें कर रहे हो। और कि मैं तो बहुत अच्छे से करके आया, लेकिन किसने देखा? रात में राधा नाची किसने देखा? तो 35 लाइन कम से कम। एक टॉपिक में आपको 5 से 7 लाइनें लिखनी है एक टॉपिक में। और 5 टॉपिक है तो इस प्रकार से 35 लाइनें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 में आप पहले वाले में देखिए आप लोगों को प्रार्थना पत्र है। क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। मैंने प्रार्थना पत्र बहुत अच्छे से सिखा रखा है। यदि आप और अच्छे से देखना चाहे तो अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा डाल रखा है। तो आप ये वाला करके आए। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है और बड़ा काम भी नहीं है। क्योंकि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल कूद व्यवस्था को सुचारू करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने ये अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोगों को वहां से देख करके और अच्छे से लिखकर आना है। प्रश्न नंबर 20 है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। तो आप लोग या तो वो कर सकते हैं या नीचे वाला। जैसे मेरी बात सुनो, विज्ञापन में कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने सभी को लगभग सभी को सिखा रखा है। ऐसे एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान है। कभी कभी मुंह से जान निकल जाता है तो गलत मत समझ लेना। पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, या इसके बाद इसे बना देना, ऐसे बना दिया। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान, देता है सभी को जीवन दान।
सभी को जीवन दान। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जैसे पर्यावरण से संबंधित यहां लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, प्रदूषण से बचाएं। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। यहाँ आप टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे लिख दिया आपने, पड़ोस में गंदगी ना फैलाएं, पड़ोस में गंदगी न फैलाएं, न फैलाएं। दूसरा आप लिख सकते हैं, कूड़ा कचरादान में डालें, कचरादान में डालें। मतलब इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है ना। और यहां लिख देंगे नीचे लाइन कि सदैव जागरूकता जरूरी, सदैव जागरूकता जरूरी। इस प्रकार आपको बनाना है। तो धन्यवाद, मैंने इस पेपर को पूरा समझाने का प्रयास किया है। आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए ही मैंने की है। और आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कई लाइव कक्षाएं लेता हूँ। एक दिन में कम से कम 2 लाइव क्लासें लेता हूँ। मुझे तो वैसे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लड़कों ने बार बार जो है रिक्वेस्ट करी कि सर क्लास डाल दो 10वीं की भी, इसलिए मैंने डाल दी सर। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।